हेलो स्टूडेंट्स, काफी टाइम के बाद आज हम मिल रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन था आपका कि आपकी एग्जाम होगी नहीं होगी, कैसे होगी, कब होगी। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस जो दिमाग में इतने दिन से घूम रहे थे, फाइनली उसका आंसर यूनिवर्सिटी ने दे दिया है। तो अब फाइनली आपकी एग्जाम होने वाली है और ये एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होगी, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेसिस पे आपकी एग्जाम होने वाली है। अब इसमें काफी सारे डाउट्स भी थे बच्चों को। स्टूडेंट्स को यह डाउट थे कि प्रीवियस एग्जाम के बैक पेपर्स का क्या होगा। उसके बारे में यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन ऑलरेडी अपने वेबसाइट पे दे दिया है। वो नोटिफिकेशन ये है कि प्रीवियस पेपर्स जो भी आपके बैक के हैं, यानी प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स जो भी आपके रह गए हैं, वो सारे पेपर्स कॉलेज लेवल पे होंगे। यानी वो सारी एग्जाम्स जो है वो कॉलेज लेवल पे होने वाली है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज, उनके कॉल्स आके गए और उनका क्वेश्चन यही था कि सर प्रीवियस एग्जाम का क्या। तो जो सेम 6 का स्टूडेंट है उसका अगर सेम 5 का, सेम 4 का, सेम 3 का, किसी भी सेमेस्टर का कोई भी पेपर अगर रह गया है, प्रीवियसली क्लियर नहीं हुआ है, तो ये सारे पेपर्स, ये सारी एग्जाम्स कॉलेज अपने लेवल पे लेगा। ठीक है। और यूनिवर्सिटी ने सिर्फ सेम 6 की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, यानी यूनिवर्सिटी सिर्फ सेम 6 की आपकी एग्जाम लेगी और उसका टाइम टेबल भी आउट हो गया है। ठीक है। तो उसी टाइम टेबल के हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटी की 6th सेम की एग्जाम होगी और ये एग्जाम आपकी 1 अक्टूबर से होने वाली है। ये जो एग्जाम है ये आपकी 1 अक्टूबर से होगी। उसका टाइम टेबल जो आया है वो 1 अक्टूबर से आया है। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रीवियस पेपर्स है वो कॉलेज लेवल पे जब होंगे तो मैक्सिमम कॉलेजेस, रादर सभी कॉलेजेस ट्राई यही करेंगे कि 1 अक्टूबर से पहले आपकी वो प्रीवियस एग्जाम्स कॉलेज लेवल पे हो जाए। ठीक है। और यूनिवर्सिटी ने उनको डेट्स भी वैसे ही दी थी कि 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक, 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आपकी प्रीवियस एग्जाम्स सारी कॉलेज लेवल पे हो जाए और 1 अक्टूबर से 6 सेम के आपके पेपर्स स्टार्ट हो जाएंगे। और जो टाइम टेबल आया है वो टाइम टेबल अगर आपने बराबर देखा होगा तो उसमें एक एक दिन की गैप है। ठीक है। मैं आज आपको जो आपका एग्जाम का शेड्यूल है वो कैसे रहेगा उस पर डिस्कस करने के लिए नहीं आया हूं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं आया हूं। उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आप तक आ गया है, आपने वो अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से और कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा अब जो क्वेश्चन है बच्चों के दिमाग में, जो स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि सेम 6 की जो एग्जाम होगी वो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से होगी, लेकिन हमने अब तक जो सिलेबस पढ़ लिया है वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में पढ़ा है। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में पढ़ा, यानी आपने जो अब तक सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन की थी वो जैसे हम अब तक पेपर सॉल्व करते थे वैसी की थी। अब जाहिर सी बात है इतने शॉर्ट पीरियड में आपको डिस्क्रिप्टिव पैटर्न से एमसीक्यू पैटर्न पे शिफ्ट होना है।
डिस्क्रिप्टिव पैटर्न से आपको एमसीक्यू पैटर्न पे शिफ्ट होना है, उसके लिए समय कम है, और जो 4-5 महीने से अपने स्टडीज में ब्रेक लगा था वो रिवाइज भी अभी हमें करना है, बराबर। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जब आपके आएंगे, जब आपको आएंगे एग्जाम में, तो वो सॉल्व कैसे करना। अब देखो, सबसे पहली बात यह है कि जब हम डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर सॉल्व करते थे, जब हम डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर सॉल्व करते थे तो उसमें स्टेप मार्किंग होता था, है ना, पोस्टिंग पे मार्क्स मिल जाते थे। अगर हम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, अगर हम अकाउंट्स की बात करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है, स्टैटिस्टिक्स है, ये जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें स्टेप मार्किंग होती थी। अकाउंट्स में आपने पोस्टिंग किया तो पोस्टिंग पे मार्क्स मिल जाते थे, वही एक सहारा था कुछ स्टूडेंट्स के लिए पास होने का, है ना। यानी एटलीस्ट एक श्योरिटी रहती थी कि अगर आंसर गलत हो गया, फाइनल आंसर गलत है, बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, तो भी पोस्टिंग पे मार्क्स मिल जाएंगे और पास हो जाएंगे। पर अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में तो ऐसा नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में स्टेप मार्किंग का कोई रोल ही नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, वो 4 में से जो करेक्ट होगा वो करेक्ट आंसर को टिक करना है, उस पे मार्क्स मिलेंगे। आंसर करेक्ट रहा तो मार्क्स मिलेंगे, आंसर गलत रहा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सीधा सीधा हिसाब है। एमसीक्यू बेस्ड या ऑब्जेक्टिव पैटर्न में, एमसीक्यू बेस्ड या ऑब्जेक्टिव पैटर्न में यही एक डिफरेंस है कि इस पे या तो पूरे मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलते। करेक्ट आंसर है पूरे मिलेंगे, करेक्ट आंसर नहीं है गया क्वेश्चन। तो अब एमसीक्यू पैटर्न की प्रिपरेशन कैसे करना, एमसीक्यू पैटर्न की प्रिपरेशन कैसे करना, यह एक बहुत बड़ा सा सवाल है सबके मन में, क्योंकि टाइम कम है, सब्जेक्ट भी रिवाइज करना है, और सब्जेक्ट रिवाइज करके ही नहीं चलेगा, सब्जेक्ट रिवाइज करके उसको ऑब्जेक्टिव पैटर्न में भी ढालना है। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने जो आया हूं वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं उसके बारे में आपको गाइड करने के लिए आया हूं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व कैसे करना, कम टाइम में पूरा आंसर कैसे कैलकुलेट करना, क्या पूछा है तो उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे करना, इसके बारे में आपको गाइड करने के लिए आया हूं। ठीक है, अब आपको जो 6th सेम में सब्जेक्ट्स है, आपको जो 6th सेम में सब्जेक्ट्स है, अब इसमें ऐसा होता है कि थियोरी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं जाती, थियोरी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस रहते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रीड करना है, उसमें से 4 ऑप्शन में से जो सही लगता है उसको मार्क करना है। इसमें थियोरी में कोई तकलीफ नहीं जाती। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तकलीफ इसलिए जाती है क्योंकि वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ता है और फिर टिक करना पड़ता है, तो टाइम भी ज्यादा जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है। अब टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू बेस्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको आपके टाइम पे भी ध्यान देना पड़ता है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो लगने वाला समय है वो कम से कम कैसे हो, इस पे ध्यान देना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यह है कि आप एमसीक्यू बेस्ड जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो शॉर्टकट ट्रिक्स को अपनाएंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स को अप्लाई करके फिर सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बहुत जरूरी है कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन के लिए आप कितना टाइम अलॉट करते हैं। ठीक है, कम से कम टाइम में आपका पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, आप आंसर तक कैसे पहुंचते हैं, यह बहुत जरूरी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक, यूनिवर्सिटी ने थोड़ी सी लीनियंसी आपको दे दी है। लीनियंसी किस तौर पे कि आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है ना, लेकिन एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए माइंडसेट भी वैसा ही चाहिए। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए माइंडसेट भी वैसा ही चाहिए। तो कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखते हुए आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरा क्वेश्चन पहले रीड कर लेना। हम जब डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो काफी सारे स्टूडेंट्स को आदत थी पूरा क्वेश्चन रीड ना करने की। जब डिस्क्रिप्टिव पैटर्न से हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते थे, फाइनल अकाउंट्स का अगर कोई सम है तो स्टूडेंट को आदत है कि वो पूरा सम रीड नहीं करते। फाइनल अकाउंट्स है तो सबसे पहले रूलिंग कर लेते, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, P&L बनाओ, एप्रोप्रिएशन बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, ट्रायल बैलेंस देखो, एक एक आइटम पोस्ट करते जाओ। ओपनिंग स्टॉक आया क्या, डालो ट्रेडिंग में। परचेसेस आए क्या, डालो ट्रेडिंग में। रिटर्न्स है क्या, माइनस करो, आउटर कॉलम में लिखो। बराबर, डेटर्स है क्या, बैलेंस शीट में असेट साइड में लिख दो, इनर कॉलम में लिखो, आरडीडी की एडजस्टमेंट आएगी। यह डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में चलता था। फिर लास्ट में एडजस्टमेंट देखते थे, जिसकी एडजस्टमेंट है उसके हिसाब से पोस्टिंग और सॉल्व करते थे। यह अप्रोच अब चेंज करना पड़ेगा। बराबर, अब एमसीक्यू बेस्ड है तो पूरा क्वेश्चन रीड करना जरूरी है। आपने क्वेश्चन का कोई एक छोटा सा पॉइंट भी मिस कर लिया ना, आपने क्वेश्चन का अगर कोई भी छोटा सा पॉइंट भी मिस कर लिया तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो उसका जो आंसर आप निकालते हैं वो गलत हो जाता है, क्योंकि हो सकता है वो जो छोटा सा पॉइंट है वो ही उस क्वेश्चन का इसेंस है, वो ही उस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है जो आपने मिस कर दिया। ठीक, तो क्वेश्चन रीड करना पहले जरूरी है। क्वेश्चन रीड करने के बाद क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो सब कुछ रीड करने के बाद क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या कैलकुलेट करना है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन स्टार्ट करने पड़ते हैं। बराबर, क्या क्या पूछा है उसके हिसाब से आपको आपका कैलकुलेशन स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट ले लीजिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको जो टॉपिक्स है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो आपको टॉपिक्स है उसमें एक टॉपिक है ब्रेक इवन एनालिसिस। चलो आज ब्रेक इवन एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो आपको ब्रेक इवन एनालिसिस वाला टॉपिक है उसमें आपको क्वेश्चन दिया जाता है और काफी सारे सब क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। कुछ गिवन इंफॉर्मेशन होती है और काफी सारे सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सेलिंग प्राइस दी है, वेरिएबल कॉस्ट दी है, फिक्स कॉस्ट दी है, बराबर, और आपको सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन एमसीक्यू बेस्ड में सब क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, एक ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो आपको सेलिंग प्राइस दी है, वेरिएबल कॉस्ट दी है, फिक्स कॉस्ट दी है और कैलकुलेट करना है रिक्वायर्ड सेल्स। क्या कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड सेल्स। अब जिसको डिस्क्रिप्टिव की आदत है, जिसको डिस्क्रिप्टिव की आदत है, वो डिस्क्रिप्टिव वाला बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले बनाएगा मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। सर ने तो ऐसे ही पढ़ाया ना, हमने सबने आपको ऐसे ही पढ़ाया। तो बनाओ मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। तो पहले मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाता है, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने के बाद पीवी रेशो निकालता है, पीवी रेशो निकालने के बाद फिर बीईपी निकाल लेता है। आदत पड़ गई ना, एक के बाद एक सब निकालने की जरूरत है नहीं, फिर भी निकालते हैं। बीईपी पूछा नहीं है फिर भी बीईपी निकाल लेते हैं, बराबर।
तो ये मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया, पीवी रेशो निकाला, बीईपी कैलकुलेट किया। अब बीईपी 2 में निकलता है, रुपीज में भी, यूनिट्स में भी, 2 रुपीज में भी निकाल लिया, यूनिट्स में भी निकाल लिया। फिर रिक्वायर्ड सेल्स पूछा है तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाला। डिस्क्रिप्टिव वाला बच्चा ऐसा करेगा, लेकिन ज्यादा इमोशंस में बहना नहीं है, अपने इमोशंस को काबू में रखना है। बीईपी की जरूरत है क्या? नहीं है, तो बीईपी मत कैलकुलेट करो। रिक्वायर्ड सेल्स निकालना है, डायरेक्ट रिक्वायर्ड सेल्स निकालो। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है क्या? डायरेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करो। ठीक है, तो शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से आपको डायरेक्ट आंसर्स पे जंप करना पड़ेगा। तो ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं आपको आज दे रहा हूं, इसमें मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं। ठीक है, तो आई होप ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपके काम में आएगी और आगे ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के, सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के शॉर्ट ट्रिक्स के लिए, एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए, अगर आपको लगता है कि एमसीक्यू का प्रिपरेशन ये वीडियो में जैसा हुआ वैसा बराबर हो रहा है, तो आप गंदेश कॉमर्स क्लासेस रामदास पेठ के ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करेंगे। ठीक है, वो ऑनलाइन बैचेस के थ्रू आपको हम एमसीक्यू बेस्ड वीडियोस देंगे। एमसीक्यू हम आपको कुछ प्रोवाइड करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देंगे, वो सॉल्व कैसे किए जाते हैं वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा, उसके भी वीडियोस देंगे। रादर हम उसी के वीडियोस देंगे, अब डिस्क्रिप्टिव वाले जरूरत नहीं है आपको उसकी, तो डिस्क्रिप्टिव वाले वीडियो नहीं देंगे, आपको डायरेक्ट एमसीक्यू वाले वीडियोस देंगे। ठीक है, तो चलिए आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाता हूं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। टॉपिक हमने लिया था ब्रेक इवन एनालिसिस, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। प्रोडक्शन एंड सेल 10,000 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस ₹20 per unit, वेरिएबल कॉस्ट ₹15 per unit, फिक्स्ड कॉस्ट ₹40,000। ऐसा क्वेश्चन आता है और क्या क्या कैलकुलेट करना है? पीवी रेशो निकालना है। चलो देखते हैं, पीवी रेशो और कैलकुलेट पीवी रेशो, बीईपी, प्रॉफिट when sales are $3 lakh, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में क्या करते थे आप? डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में आप इससे पूरा मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना लेते थे। ठीक है, तो चलिए फास्ट बताता हूं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आप कैसे बनाते हैं। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट क्या करते हैं? मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में आप यूनिट्स दिए हैं तो आप पर यूनिट में भी मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना सकते हैं और अमाउंट में भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाया गया है आपको। तो आप मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट अगर पर यूनिट में बनाते हैं, सबसे पहले लिखना पड़ता है सेल्स, उसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, फिर आएगा कंट्रीब्यूशन। रट लिया है सबने, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट सबने रट लिया है। सेल्स, सेल्स में से माइनस करना वेरिएबल कॉस्ट, फिर आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करना फिक्स कॉस्ट, तो आएगा प्रॉफिट। है ना, सबको मुंह जुबानी याद है ये।
अरे पर उसकी जरूरत है क्या अभी, वो भी देखना पड़ेगा। तो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट सबसे पहले क्या करते हैं आप, एक यूनिट सेल किया 20 में तो 10,000 इंटू 20 लिख दिया अमाउंट, बराबर। 10,000 इंटू 20 अमाउंट लिख दी 2 लाख, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1,50,000, कंट्रीब्यूशन 50 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 40,000, ये आया प्रॉफिट 10,000। ऐसे ही करते हैं। अब ये इतना सब कुछ करते बैठेंगे तो आंसर तक कब पहुंचेंगे, टाइम निकल जाएगा। बाकी के भी तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। तो इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेटर चलाना फटाफट, ठीक है। तो चलो कैलकुलेशन की शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूं कैलकुलेटर पे। सबसे पहली बात, ये मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट ऐसा मत बनाओ। क्या बोल रहे सर, ऐसा ही तो बनता है ना ऐसा, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट ऐसा पूरा मत बनाओ। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, पीवी रेशो के लिए। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, करेक्ट। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट ऐसा मत बनाओ, लिखो सेल्स 20, वेरिएबल कॉस्ट 15, 5। ये नहीं लिखा तो भी 20 माइनस 15 5 होता, मालूम है ना, बराबर। ये ऐसा नहीं लिखा तो भी 20 माइनस 15 यानी 5 होता है, यानी पर यूनिट में मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट भी बन सकता है। पर यूनिट में मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट भी बन सकता है। डायरेक्टली पीवी रेशो लिखो। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। पीवी रेशो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। 5 निकालने के लिए 20 माइनस 15 लिखने की जरूरत नहीं है, ओरली आता है आपको, है ना। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं पीवी रेशो 5 डिवाइडेड बाय 20। 5 क्या है, कंट्रीब्यूशन, 20 क्या है, सेल्स। तो 5 डिवाइडेड बाय 20 ये आता है 25%। ये सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या लिखा, पीवी रेशो 25%। आपको स्टेप्स थोड़ी पूछने वाले हैं, आपको तो 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे पीवी रेशो, कैलकुलेट पीवी रेशो 15%, 20%, 40%, 25%। तो 25% वाला ऑप्शन है, मार्क करो, हो गया आंसर। कितना समय लगा, 15 सेकंड। 10 सेकंड में सम पढ़ लिया, 5 सेकंड में सॉल्व कर लिया, ठीक है। बीईपी, बीईपी का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। बीईपी का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट 40,000 डिवाइडेड बाय 25%, बराबर। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो 40,000 डिवाइडेड बाय 25%। अब 40,000 डिवाइडेड बाय 25%, पूरा कैलकुलेटर चलाते सब 1,60,000 निकालते हैं, है ना। पर 25% यानी 0.25 भी तो होता है, 25% यानी 0.25 भी तो होता है। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 0.25, 1,60,000, ठीक है। प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 3 लाख, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 3 लाख, इस पे ध्यान देना जरा। ये 2 कैलकुलेशन बता रहा हूं और अपना वीडियो खत्म कर रहा हूं, वीडियो एंड कर रहा हूं मैं, ठीक। प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 3 लाख। अब आप क्या करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट का फॉर्मूला सर ने बताया था, सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। याद कर लिया था फॉर्मूला हमने।
तो सेल्स 3 लाख लेंगे इंटू पीवी रेशो 25% माइनस फिक्स कॉस्ट 40,000, तो 3 लाख इंटू 25% माइनस 40,000 फिक्स कॉस्ट, यानी आंसर आया 35,000। ऐसा ही करते हैं, पूरा फॉर्मूला लिखते हैं, उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए क्या करते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए क्या करते हैं? एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी। एक्चुअल सेल्स यानी 10,000 इंटू 20 है 2 लाख। उसके लिए मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ता है पूरा। तो 2 लाख माइनस 160 यानी 40,000। ठीक है, चलो देखो, अब ये तो आप नॉर्मली डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में जैसा करते हैं वैसा कैलकुलेशन हुआ। अब शॉर्टकट में कैसे करेंगे? ये सब कुछ पेपर में थोड़ी लिख सकते हैं, रफ पेजेस लेके जाएंगे, उसमें लिखते रहेंगे तो नहीं चलेगा। फिर इसको सॉल्व कैसे करना? बिना लिखे कैसे सॉल्व करना? तो प्रॉफिट ही निकालना है ना। क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। तो अब एक नया कंसेप्ट बता रहा हूं, देखो समझता क्या। बीईपी 1,60,000। आई होप आपको बीईपी का मतलब पता है। बीईपी यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। बीईपी यानी क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी बीईपी तक पहुंचने के लिए 1,60,000 का सेल करना पड़ेगा, यानी 160 का सेल किया तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। क्या कहा मैंने? 160 का सेल किया तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। ऐसा ही है। अब आपको पूछा है कि 3 लाख का सेल किया तो प्रॉफिट कितना होगा? 3 लाख में से, ध्यान देना, 3 लाख में से 160 ये तो बीईपी वाला सेल है, करेक्ट? 3 लाख में से 160 ये बीईपी वाला सेल है, यानी 3 लाख में से 160 का जो सेल है उस पर प्रॉफिट ही नहीं होगा, वो तो बीईपी है। 3 लाख में से 160 के सेल पे प्रॉफिट ही नहीं होगा, वो तो बीईपी वाला सेल है। तो कितना एक्स्ट्रा सेल किया हमने? कितना एक्स्ट्रा सेल किया? 1,40,000। ये जो 1,40,000 का एक्स्ट्रा सेल है इस पे प्रॉफिट होगा। समझ पा रहे? 160 ये बीईपी है, हमने सेल कितना किया? 3 लाख का। तो 3 लाख में से 160 के सेल पे प्रॉफिट ही नहीं होगा, यानी 1,40,000 का जो सेल है इस पे प्रॉफिट होगा। कौन से सेल पे प्रॉफिट होगा? 1,40,000 के सेल पे प्रॉफिट होगा। जो एक्स्ट्रा सेल किया उस पे प्रॉफिट होगा। और कितना परसेंट? 25% प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है, यानी वो जो एक्स्ट्रा सेल किया उस पे 25% प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा? वो जो एक्स्ट्रा सेल किया उस पे 25% प्रॉफिट होगा। तो डायरेक्टली 1,40,000 का 25% निकालो। 1,40,000 का 25% निकाला तो आ गया 35,000। पहुंच गए 35 पे, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना? आ गया शॉर्टकट तरीका। तो प्रॉफिट के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही निकाल लिया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी क्या? बीईपी के ऊपर किया हुआ एक्स्ट्रा सेल, बीईपी के ऊपर किया हुआ एक्स्ट्रा सेल। तो बीईपी है 1,60,000, बीईपी कितना? 1,60,000। 10,000 इंटू 20 यानी 2 लाख। 2 लाख माइनस 61, 40,000 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऐसे ही निकाला था आपने, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी, है ना? अब जिसने ये मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना लिया,
जिसने ये मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना लिया वो एमओएस तक पहुंचने के लिए और एक रास्ता यूज कर सकता है। कौन सा? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। कौन सा? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। प्रॉफिट है 10,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो 25% आ गया। ठीक, अब वो पीवी रेशो, वो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट मैंने नहीं बनाया, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट मैंने नहीं बनाया और मुझे एमओएस तक पहुंचना है। तो एमओएस ने क्या? बीईपी के ऊपर किया हुआ एक्स्ट्रा सेल। एमओएस ने क्या? बीईपी के ऊपर किया हुआ एक्स्ट्रा सेल। तो चलो, हमने प्रॉफिट का शॉर्टकट देख लिया, अब एमओएस का शॉर्टकट। हमें एमओएस 40,000 कैलकुलेट करना है, कोई और रास्ता है क्या वो देखते हैं। चलो, ये मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट अपने सामने नहीं है, ये मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट अपने सामने नहीं है। अगर होगा तो हम क्या कर लेंगे? डायरेक्टली प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। ठीक है, लेकिन आप मार्जिनल कॉस्ट लेकिन आप एमओएस निकालने के लिए, आप एमओएस निकालने के लिए नॉर्मली एक ही फॉर्मूला याद रखते हैं, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी, उससे निकाल लेते हैं। तो उसके लिए आपको पहले बीईपी निकालना पड़ता है ना। अगर आपको दूसरा फॉर्मूला याद है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, तो भी आप एमओएस निकाल सकते हैं। अगर आपको दूसरा फॉर्मूला याद है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, तो भी आप एमओएस निकाल सकते हैं। ठीक, अगर ये स्टेटमेंट ही नहीं बनाया, ये स्टेटमेंट ही नहीं बनाया, तो क्या करना? कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है, अब ध्यान देना। कंट्रीब्यूशन कितना? 5। कंट्रीब्यूशन कितना? 5। एमओएस यानी बीईपी के ऊपर किया हुआ एक्स्ट्रा सेल। एमओएस यानी क्या? बीईपी के ऊपर किया हुआ एक्स्ट्रा सेल यानी एमओएस। अब 40,000 की कॉस्ट पहले मुझे रिकवर करना है। क्या बोला मैंने? 40,000 की कॉस्ट मुझे पहले रिकवर करना है। बीईपी तक पहुंचने के लिए मुझे 40,000 की कॉस्ट रिकवर करना है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट 40,000 है। 40,000 का भी सेल हो गया तो भी चलेगा, यानी 40,000 का कंट्रीब्यूशन मिला तो भी चल जाएगा। ठीक है, समझ लो पहले। बीईपी के ऊपर किया हुआ एक्स्ट्रा सेल यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बीईपी के ऊपर किया हुआ एक्स्ट्रा सेल यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 40,000 ये फिक्स कॉस्ट अब मुझे रिकवर करना है और कंट्रीब्यूशन है 5, यानी 1 यूनिट बेच के 5 का कंट्रीब्यूशन मिलता है। 40,000 की फिक्स कॉस्ट मुझे रिकवर करना है, 1 यूनिट बेच के 5 का कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है? 8,000। यानी क्या? यानी क्या? ये कैलकुलेशन ओरली जमता है, इसलिए ये वाले तरीके से बता रहा हूं। यानी क्या? 8,000 यूनिट बेचो तो 40,000 की कॉस्ट रिकवर हो जाएंगी। यानी ही 8,000 ये बीईपी तक पहुंचने वाले यूनिट्स है। क्या कहा मैंने? 8,000 ये बीईपी तक पहुंचने वाले यूनिट्स है, यानी ही बीईपी इन यूनिट्स है 8,000। हमने 10,000 यूनिट सेल किए, यानी कितने एक्स्ट्रा सेल किए? 2,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा सेल किए। 2,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स बेचे, 1 यूनिट 20 के रेट से आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40,000। समझी क्या कहानी? बीईपी तक पहुंचने के लिए 8,000 यूनिट्स बेचने थे, हमने बेचे 10,000, यानी हमने कितने एक्स्ट्रा यूनिट बेचे? 2,000 यूनिट एक्स्ट्रा बेचे। 1 यूनिट क्या रेट से? 20। 2,000 इंटू 20, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40,000। ये तो समझ गया था, ये तो अलग ही तरीके से निकाला। इसके लिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, कंसेप्ट देखा, कंसेप्ट के हिसाब से आंसर निकाल लिया। पर यह कैलकुलेशन करने के लिए आपको कुछ राइटिंग वर्क नहीं करना पड़ता। यह कैलकुलेशन करने के लिए आपको सिर्फ
कंसेप्ट अप्लाई करते हुए कैलकुलेशन पार्ट करना पड़ता है, सिर्फ कैलकुलेटर चलाना पड़ता है और कैलकुलेटर से बराबर आंसर आ जाता है, कोई राइटिंग वर्क की जरूरत नहीं है। तो ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करते हुए हमें वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर पे पहुंचना है, बाकी के कैलकुलेशंस ना देखते हुए डायरेक्ट आंसर पे पहुंचना है। एमओएस निकालना है तो डायरेक्ट एमओएस पे पहुंचो, डायरेक्ट एमओएस पे पहुंचना है तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो से भी एमओएस आता है, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी करने की जरूरत नहीं है, बीईपी तक जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, तो ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करके हमें ये कैलकुलेशंस करने हैं और उसके लिए मैं अब आगे के जो लेक्चर्स लूंगा वो सब एमसीक्यू बेस्ड लूंगा। ठीक, तो अगर आपको मेरे एमसीक्यू बेस्ड लेक्चर्स चाहिए या गंदेश कॉमर्स क्लासेस रामदास पेट के कोई भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू बेस्ड अगर आपको लेक्चर्स चाहिए तो आपको ऑनलाइन बैच के लिए स्पेशली एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए आपकी कुछ ऑनलाइन बैचेस अब हम अनाउंस करने वाले हैं। वो ऑनलाइन बैच में आपको एनरोल करना पड़ेगा, फिर आपको बराबर उसी टाइप के वीडियोस मिलते जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब ऑनलाइन बैच में। थैंक यू।